नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे पढ़ लिए हैं। एक तो राजस्थान की जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोतों को हमने पढ़ लिया और दूसरा जो टॉपिक था विद्यार्थियों वो हमारा था राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी विद्यार्थियों, वो टॉपिक भी हमने पूरा पढ़ लिया है। दरअसल उसमें जो था हमने डिवाइडेशन करते हुए पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा वो आप पिछली क्लास में जाके देख लेना। अब अगला जो हमारा टॉपिक था वो मैं सोच रहा था कि राजवंशों का इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर दें, लेकिन चूंकि राजवंशों का इतिहास काफ़ी लंबा है और वहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कम आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा लास्ट में लेंगे, बाद में लेंगे। पहले मैं उन टॉपिकों को ले लेता हूं जो अति महत्वपूर्ण हैं ताकि उनका रिवीजन अधिक बार हो सके, है ना। क्योंकि जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पहले पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन अधिक होगा और वहां से सवाल फंसेंगे कम, और जो टॉपिक छोटा है और सवाल आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं तो उन टॉपिकों को पहले पढ़ना चाहिए ताकि उनका रिवीजन हम अधिक बार कर सकें और हम जो है हमारा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए जो आज का जो टॉपिक है वो है राजपूत मुस्लिम संघर्ष। अर्थात राजपूताने में जो कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने, और जो दिल्ली सल्तनत थी या दिल्ली में जो मुगल वंश था उनके साथ लगातार संघर्ष किया, उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की। तो उनमें से हमारे कुछ शासक जो हैं विद्यार्थियों फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में और सेकंड ग्रेड के भी पाठ्यक्रम में स्पेशली मेंशन किए हुए हैं। मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में, फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में हमारे 3 तो चौहान शासक हैं प्रमुख रूप से, जिनको स्पेशली मेंशन किया गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसके बाद दूसरा है रणथंभौर के चौहान हमीरदेव, और तीसरा है जालोर के चौहान शासक कानड़देव। ठीक है, ये 3 प्रमुख रूप से चौहान शासक हैं। उसके बाद जो गुहिल शासक हैं मेवाड़ के गुहिल, उनमें भी 3 शासक का हमारे पाठ्यक्रम में स्पेशली मेंशन किए हुए हैं, जिनमें पहला जो नाम है वो है विद्यार्थियों हमारे क्या नाम से रावल रतन सिंह है, दूसरा महाराणा सांगा और तीसरा महाराणा प्रताप। ठीक है, ये 3 नाम उधर हैं और 2 नाम मारवाड़ शासकों के दिए हुए हैं, जिसमें एक मालदेव और दूसरा चंद्रसेन है। तो ये 8 शासकों को विद्यार्थियों हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी 2-3 शासक और हैं जिनको भी हमें स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्रमुख राजवंश दे रखे हैं तो सवाल वहाँ से आ भी सकता है। स्पेशली मेंशन उनका नाम भले किया हो या नहीं किया हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो उसमें हम राय सिंह पढ़ेंगे, जसवंत सिंह पढ़ेंगे, ये दोनों जो है राठौड़ शासक थे, और महाराणा राज सिंह जो है वो गुहिल शासक था, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो है हम राजपूत मुस्लिम संघर्ष पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ से जो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ना, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कहानी फॉर्मेट में है तो ज़्यादा रट्टू नहीं है। जिस प्रकार से हमारा ये जो प्राचीन सभ्यताएं थी बड़ी रट्टू थी, रटने वाली रहती हैं, लेकिन ये रटने वाला मामला नहीं है। ठीक है, एक सूचना और देना चाहूँगा विद्यार्थियों, सूचना ये है कि जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे, उसका सप्ताह भर में हमने जो पढ़ा है उसी की उसका एक टेस्ट होगा संडे को। ठीक है, तो वो जो टेस्ट होगा वो टेस्ट में जो भाग लेना चाहते हैं वो इस कॉर्नर पे जो आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप मैसेज करके, और मेरे से एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको है जो टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके और ग्रुप में सीधे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित सूचना मिल जाएगी विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं आता हूँ सीधा बिना समय गवाए हमारी टेस्ट ये आज की क्लास पे आते हैं। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा हमारा राजपूत
राजपूत मुस्लिम संघर्ष, राजपूत मुस्लिम संघर्ष। ठीक है, तो विद्यार्थियों राजपूत मुस्लिम संघर्ष हम पढ़ेंगे। राजपूत मुस्लिम संघर्ष में हम जो है आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी चौहान मुस्लिम संघर्ष, है ना। इसमें देखो हम कौन कौन से पढ़ेंगे। देखो हमारे पाठ्यक्रम में स्पेशली जो मेंशन किया गया है विद्यार्थियों, वो 3 राजवंशों को किया गया है। देखो किस किस को किया गया है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना चाहूंगा। एक तो किया गया है चौहान मुस्लिम संघर्ष, है ना, चौहान राजवंश को स्पेशली मेंशन किया है। दूसरा किया है गुहिल, है ना, गुहिल मुस्लिम संघर्ष। ठीक है, गुहिल मुस्लिम संघर्ष। और तीसरा जो मेंशन किया गया है विद्यार्थियों वो किया गया है राठौड़ मुस्लिम संघर्ष, है ना, राठौड़ मुस्लिम संघर्ष। ठीक है, राठौड़ मुस्लिम संघर्ष। इसमें भी देखो, इसमें फिर कौन कौन से शासक को दिया गया है, तो देखो इसमें एक तो है हमारे क्या नाम से अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, है ना, पृथ्वीराज थर्ड हैं। उसके अलावा रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान हैं, है ना, कौन है, हम्मीर देव चौहान हैं, है ना, हम्मीर हठीला राजा भी बोलते हैं इसको। और एक हैं जालोर के कानड़ देव, है ना, जालोर के कानड़ देव। ठीक है, जालोर के कानड़ देव। इन 3 शासकों को स्पेशली चौहान मुस्लिम संघर्ष में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो विद्यार्थियों हमारे मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा विद्यार्थियों जो मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे गुहिलों में 2 नाम मिलते हैं सॉरी, गुहिलों में हमारे 2 नाम मिलते हैं। वो हैं एक तो मिलते हैं हमारे 2 क्या 3 मिलेंगे। एक तो मिलेंगे रावल रतन सिंह, ठीक है, रावल रतन सिंह मिलेंगे। एक मिलेंगे हमको सांगा, महाराणा सांगा, है ना, महाराणा सांगा। और तीसरे जो मिल जाएंगे वो मिलेंगे हमको प्रताप, महाराणा प्रताप मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 नाम गुहिल मुस्लिम संघर्ष में दिए हुए हैं, स्पेशली हमारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। और राठौड़ मुस्लिम संघर्ष में विद्यार्थियों हमें 2 नाम मिलते हैं यहाँ पर भी। एक तो मिलते हैं मालदेव, है ना, मालदेव। और दूसरे जो मिलते हैं विद्यार्थियों वो मिलते हैं चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन मिलते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 शासकों को हम पढ़ेंगे। और 8 शासकों के बाद हमारा ये जो है राजपूत राजपूत मुस्लिम संघर्ष वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम पृथ्वीराज थर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड के समय में ही पहली बार और मुस्लिम सत्ता भारत में जो है स्थापित होगी। पृथ्वीराज थर्ड को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करने के बाद 1192 में जब पृथ्वीराज थर्ड को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया मोहम्मद गोरी ने, तो उसके बाद भारत में जो है ये जो थे मुस्लिम जो थे इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित की। और उसके बाद फिर अन्य लोगों से संघर्ष होगा। तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले पृथ्वीराज थर्ड से है जो बात की शुरुआत करना चाहूंगा, है ना। चौहान मुस्लिम सत्ता के अंतर्गत पृथ्वीराज थर्ड से जो हम है क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, आप ये डायग्राम ऐसे कैसे बनाएं ताकि आपको जो है ये टॉपिक पूरा समझ में आए कि इस टॉपिक में हमको किस किस को पढ़ना है ना। देखो मैं बताऊं यहाँ पे मोहम्मद गोरी का आक्रमण रहेगा, हमीर देव, कानड़ देव और रतन सिंह, इन तीनों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण रहेगा, है ना। सांगा के साथ में बाबर की लड़ाई चलेगी, प्रताप के साथ में मुगल बादशाह अकबर की चलेगी, और यहाँ पे शेरशाह सूरी की चलेगी और यहाँ पे अकबर की चलेगी, है ना। इस प्रकार का मामला रहेगा। तो इसे आप उतार लिया होगा आपने, ऐसी मुझे आशा है। और मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और यहाँ पे हेडिंग डालूंगा मैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड व मोहम्मद गोरी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आज फिर खांसी चल रही है। चलो कोई ना, हम पढ़ेंगे, बस खांसी हमारी पढ़ाई रोक नहीं सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वीराज
थर्ड वे मोहम्मद गोरी। तो ये टॉपिक हमारा चलेगा विद्यार्थियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से जो है सवाल अक्सर आया करता है। ठीक है, तो मैं बात करूँ, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, मोहम्मद गोरी भारत में क्यों आया, कहाँ से आया, कौन था ये। तो विद्यार्थियों, जो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गजनी एक देश है, गजनी, वहाँ पे तुर्कों का शासन हुआ करता था। और सॉरी, गयासुद्दीन गोरी नाम से एक व्यक्ति वहाँ पे शासन कर रहा था, लेकिन गयासुद्दीन गोरी ने और 1173 ईस्वी में अपने भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक बनाया। कब? 1173 में बनाया। 1173 में गोरी शासक बना गजनी का। उसके बाद गोरी जो है 1175 में पहली बार भारतवर्ष पर आक्रमण करता है, और जो है मुल्तान पर यह आक्रमण करता है 1175 में। मुल्तान चूंकि भारतवर्ष का हिस्सा था, इसलिए माना जाता है कि मोहम्मद गोरी का भारतवर्ष पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में हुआ, और मुल्तान को यह जीत लेता है। आक्रमण का इसका उद्देश्य दो ही थे, प्रमुख रूप से मैं बताऊं। पहला तो ये था कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना, और दूसरा था कि धन लूटना और अपना साम्राज्य विस्तारित करना, है ना। मतलब आप महत्वाकांक्षा आप मान सकते हैं, सीधी सी बात है। इस्लाम प्रसार और महत्वाकांक्षा दो बातें थी, है ना। महत्वाकांक्षा में धन प्राप्ति की लालसा भी आ जाएगी और साम्राज्य विस्तार भी आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने जो है भारत की ओर आक्रमण किया। पहला आक्रमण भारतवर्ष पर, पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर हुआ। उसमें जब सफलता मिली तो इसने क्या किया, भारत जो देश है वर्तमान वाला, उसमें एंट्री मारने की इसने जो है कोशिश की, और 1178 में इसने गुजरात साइड से जो है भारत में एंट्री मारने की कोशिश की। मगर गुजरात के तत्कालीन शासक थे मूलराज द्वितीय, या कई किताबें भीम द्वितीय नाम देती हैं, चालुक्य शासक था। संभवतः ये मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय विद्यार्थियों एक ही शासक के दो नाम मिलते हैं, क्योंकि कई किताबें मूलराज द्वितीय लिखती हैं, कई किताबें भीम सेकंड लिखती हैं, वही चालुक्य वंश का शासक बताती हैं, है ना। तो ये दोनों मेरे हिसाब से एक ही व्यक्ति हैं, है ना। अलग अलग नाम मिलता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में ऐसा आएगा तो दोनों में से कोई एक नाम ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप या तो मूलराज द्वितीय मिलेगा या भीम द्वितीय मिलेगा। चालुक्य वंश के शासक थे, है ना। तो इसमें से कोई एक आपको चुन लेना है, मतलब एक ही मिलेगा तो उसको आप चुन लेना है, ठीक है। तो गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, तो गुजरात में के पास में जो हमारे जो सिरोही वाला क्षेत्र है, सिरोही के पास में जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत की तलहटी में एक गांव है कायंद्रा नामक गांव में, और भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित कर दिया, और गोरी वापस अपने देश चला गया। इस प्रकार गोरी की भारत में पहली बार एंट्री गुजरात दिशा से हुई, और वहां पे ये पराजित होकर वापस चला गया। लेकिन गोरी बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसे अपनी पराजय से जो है बिल्कुल भी ये डिमोटिवेट नहीं हुआ, और उल्टा इसने ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। सेना जुटाने में है जो जुट गया, और इसे पता चला कि भारतीय शासक बड़े शक्तिशाली हैं, तो उसने अपनी ज़बरदस्त एक सेना बनाई, और फिर जो है उत्तर पश्चिम भारत से ही इसने है जो एंट्री मारने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में नहीं गया सीधा, ना ऐसे गुजरात या उससे नीचे नहीं गया। पंजाब, बठिंडा वाला क्षेत्र, मुल्तान वाला क्षेत्र, उधर से है जो इसने आक्रमण प्रारंभ किए, और करीब इसने जो है 1181 में, 84 में और 86 में 3 बार मुल्तान तो जीत चुका था, पेशावर पर आक्रमण किए, और 1186 तक इसने आते आते जो है पेशावर को भी अपने अधिकार में कर लिया था। अब यह जो है गोरी जो है उसके बाद जो है पेशावर तक जब ये पहुंचा तो पेशावर को जीत लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है।
अब पेशावर का जो क्षेत्र था विद्यार्थियों, वो इस पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र से टच में था, है ना। पृथ्वीराज चौहान का जो विस्तार था, अजमेर का ये शासक था, दिल्ली वगैरह जीत रखी थी इसने, और ये अपना जो राजपुताना था, ये सब पूरा पृथ्वीराज थर्ड के अधिकार में था। तो इस प्रकार से पेशावर में जो गौरी का शासन हो गया, पेशावर मुल्तान गौरी ने जीत रखे थे और राजपुताना पूरा पृथ्वीराज तृतीय ने जीत रखा था। तो दोनों की जो सीमाएं हैं एक दूसरे को टच कर गई थी और दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। पृथ्वीराज थर्ड भी दिग्विजय की योजना को है जो अपना रहा था। पृथ्वीराज थर्ड भी जो है और उस जमाने में भंडानकों का दमन कर चुका था, अपने भाई नागार्जुन का दमन कर चुका था। उसके अलावा चंदेल, जो चंदेल थे, परमर्दिदेव चंदेल वगैरह, उनसे भी इसकी दुश्मनी चल रही थी 1182 में। और जो है पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक परमर्दिदेव द्वितीय को पराजित किया, उसके सेनापति आल्ला और उदल वो मारे गए उस युद्ध में, है ना। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वीराज तृतीय भी बड़ा दिग्विजयी वाला व्यक्ति था और बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो विद्यार्थियों, दोनों के बीच में ऐसा माना जाता है कि 1190 से पहले पहले और बहुत सारी झड़पें हुई और उन बहुत सारी झड़पों में पृथ्वीराज हमेशा गौरी को पराजित करता रहा, जिसके बारे में हमें कई ग्रंथ ऐसे हैं जो सूचना देते हैं। जैसे मैं बात करूं तो नयन चंद्र सूरी का जो हम्मीर महाकाव्य है वो ये कहता है कि 1190 से पहले पहले पृथ्वीराज थर्ड ने गौरी को 7 बार पराजित किया था। वहीं चंद्रावली भट्ट का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज प्रबंध, वो ये कहता है कि पृथ्वीराज थर्ड ने गौरी को 8 बार पराजित किया था। वहीं जो राजशेखर का ग्रंथ है, राजशेखर का जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, राजशेखर का ग्रंथ है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश में लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को 20 बार पराजित किया। वहीं पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी का और चंद्रशेखर का जो है सुरजन चरित्र, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को 21 बार पराजित किया था। लेकिन एक ग्रंथ है हमारे क्या नाम से प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि जो है वो ये कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 21 बार नहीं 23 बार पराजित किया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि 1190 से पहले मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। फिर गौरी जो है एक बड़ी शक्तिशाली सेना लेकर बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ आता है और 1189 में जो है गौरी तबर हिंद, जो भटिंडा था, पंजाब वाला भटिंडा, वहाँ पे जो है ये अधिकार कर लेता है भटिंडा के किले पर, तबर हिंद पर। भटिंडा और उसके पास में तबर हिंद का किला है, उस पर गौरी जो है अधिकार कर लेता है और जियाउद्दीन तुलाकी नामक अपने एक जो सेनापति था उसको यहाँ पे नियुक्त कर देता है। लेकिन और वापस यह अपने प्रदेश गौर प्रदेश में चला जाता है। पीछे से पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है कि उस जियाउद्दीन तुलाकी को पराजित करके और फिर तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था विद्यार्थियों, जैसे ही ये जो पृथ्वीराज चौहान है तबर हिंद पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है तो गौरी को भी उधर सूचना मिल जाती है कि पृथ्वीराज तबर हिंद की ओर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो कुछ किताबें ये कहती हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है तबर हिंद पर पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही मोहम्मद गौरी वहां पे आ गया था। और तबर हिंद यानी कि भटिंडा पहुंचने से पहले भटिंडा के पास में एक गांव पड़ता है तराइन। उस तराइन नामक स्थान पर ये दोनों की सेना आमने सामने होती है, भयंकर युद्ध होता है जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस युद्ध में विद्यार्थियों क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का एक शासक, एक सेनापति था गोविंदराज तोमर, जो कि दिल्ली का उस समय सामंत था, एक तरीके से पृथ्वीराज के अधीन था, दिल्ली का शासक था। उसने गौरी को बुरी तरीके से घायल कर दिया युद्ध में। और फिर घायल कर दिया तो कोई एक जो तुर्क सैनिक था वो गौरी को युद्ध मैदान से बाहर ले गया और इस प्रकार से तराइन के प्रथम युद्ध में और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और
गौरी पराजित हुआ, है ना। उसके बाद इसने जो है भटिंडा पर अधिकार कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध जीतने के बाद कहते हैं कि भटिंडा तक वापस गया ये, और भटिंडा को जीता, और उसको जो है गोविंदराज तोमर के अधीन छोड़ के, और फिर पृथ्वीराज तृतीय भी अपने राजधानी अजमेर आ जाता है। इस प्रकार से जो है प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध का मामला यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थियों। तो ये पूरी कहानी है। अब हम इसको लिख लेते हैं, काफ़ी लंबी कहानी थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी किस प्रकार से जो है गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ये मामला चला, है ना। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश का शासक था, और मैंने आपको बिजोलिया शिलालेख में बताया है कि बिजोलिया शिलालेख में ये लिखा है कि जो अजमेर के जो चौहान थे उनका जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान था, है ना, जिसने सांभर में जो है सांभर झील का निर्माण करवाया था और सांभर में अपने राजवंश की स्थापना की थी। बाद में जाके इनकी राजधानी अजमेर बन गई थी अजयराज के समय, है ना। तो इस प्रकार से पूरी कहानी चलती है ये। इनके पूरा इतिहास हम राजवंशों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ विद्यार्थियों वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे इनके बीच में संघर्ष होता है, जो अभी मैंने आपको बोल के सुनाया है विद्यार्थियों, उसको मैं यहाँ पे जो है लिख डालता हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, बोलते बोलते 14-15 मिनट हो गए। चलो मैं यहाँ पे जो है लिख डालता हूँ ये कहानी, आपको अच्छे समझ में आएगी। आप भी साथ साथ में लिखते रहें विद्यार्थियों, और जो है यहाँ से सवाल आने की संभावना जो है प्रबल है। इन 8 शासकों में से जो मैंने अभी लिखे थे उनमें से एक न एक सवाल तय है आना, है ना। इसलिए 8 शासक ही पढ़ने हैं, आराम से 1-2 सवाल फंस जाएंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो मोहम्मद गौरी के बारे में पहले मैं लिखना चाहूँगा। गौरी के बारे में लिखना चाहूँगा कि गजनी में, गजनी एक देश का नाम है, गजनी में गौर वंश, गजनी में गौर वंश के तुर्कों का शासन था, तुर्कों का शासन था, ठीक है, तुर्कों का शासन था। सॉरी, गयासुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में अपने भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये जो गोरी हम लिख रहे हैं ना, उसका पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। कई बार तो ये पूरा नाम भी पूछ लेते हैं ना। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी का शासक बनाया, है ना, ठीक है। ये गजनी का शासक बन गए सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना। कब? 1173 में। सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही चल रही है। चलो दूसरी बात हम इसमें लिखेंगे कि भारतवर्ष पर अब इसका पहला आक्रमण कब हुआ ना। तो भारतवर्ष पर इसका पहला आक्रमण जो हुआ वो मुल्तान पर हुआ था 1175 ईस्वी में ना। 1175 ईस्वी में गौरी का, अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, गौरी लिखूंगा यहाँ पे ना। गौरी का भारतवर्ष पर पहला आक्रमण, भारतवर्ष में पाकिस्तान वगैरह का क्षेत्र भी शामिल रहता है ना। भारतवर्ष पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, वे उसे जीत लिया, ठीक है। 1175 ईस्वी में गौरी का भारतवर्ष पर पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ। मुल्तान पर हुआ लिख देते हैं, मुल्तान पर हुआ
वह इसे जीत लिया। ठीक है, पहले आक्रमण में उसे सफलता मिल जाती है। लेकिन अब जो भारत पर पहला आक्रमण, देखो भारतवर्ष लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है, भारतवर्ष लिखा है, ठीक है, लेकिन भारत में उसकी जो उसका जो पहला आक्रमण था और भारत में उसकी पहली हार थी गौरी की, वो ध्यान रखना गुजरात के खिलाफ थी। और गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक था, कायंद्रा के युद्ध में, जो सिरोही में पड़ता है, आबू की तलहटी के पास में एक गांव है कायंद्रा, वहां पे इसको पराजित किया था, जो कि भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गौरी ने 1178 ईस्वी में भारत में गुजरात की ओर से प्रवेश करने का प्रयास किया, मगर गुजरात के चालुक्य जिसको हम सोलंकी भी बोलते हैं ना, चालुक्य या सोलंकी, है ना, ध्यान रखना, गुजरात के चालुक्य शासक क्या नाम था, मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दोनों एक ही शासक हैं, पर नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, दोनों के नाम मिलते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, मूलराज है ये, रात नहीं, मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड ने अच्छा प्रयास किया, मगर गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड द्वितीय ने गौरी को सिरोही के गांव कायंद्रा में पराजित किया, है ना, कायंद्रा, हमने कायंद्रा में पराजित किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कायंद्रा का युद्ध कहते हैं ना। कब लड़ा गया, 1178 में लड़ा गया, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉरी, यह गौरी की भारत में पहली हार थी, है ना। इस प्रकार से गौरी जो है पहली बार भारत में हारा, और किससे हारा, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से पराजित हुआ और वापस यह गजनी चला गया, है ना, गौरी जो है वापस गजनी चला गया। अब मैं यहाँ इसको इतना ही रोकूंगा, गजनी चला गया और वो सब कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, गजनी जाएगा जब पराजित होगा तो, है ना। सॉरी, एक बात हुई है। अब ये गौरी क्या करेगा, पराजित होने के बाद यह जो है अपनी शक्ति को और बढ़ाता है, क्योंकि इसे पता चल गया कि भारत में जीतना आसान नहीं है। भारत के जो शासक हैं बड़े शक्तिशाली हैं, इसे पहले युद्ध में धूल चटा दी, है ना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के गया था, फिर भी जो है इसने धूल चटा दी मूलराज द्वितीय ने। यदि इंफॉर्मेशन के साथ जाता तो वो अपनी युद्ध की तैयारी करता, कौन, मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय यदि युद्ध की तैयारी करता तो फिर गौरी ये सोचता है कि मेरा तो कहीं टिकावड़ा ही नहीं होता, इतनी मजबूत सेना है इनकी और इतने बलशाली हैं। तो ऐसा सोचकर गौरी ने अपनी जबरदस्त सेना तैयार की, और एक तो दक्षिण भारत से आक्रमण कभी नहीं किया इसने, उत्तर पश्चिम भारत से ही आक्रमण किया, और इसने मुल्तान तो पहले जीत लिया था यहाँ पे 1175 में। अब पेशावर पर आक्रमण करेगा, है ना। इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसके बाद 1181, 1184 व 1186 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर पर
आक्रमण किए, वह जीता भी, है ना। मतलब 1186 में जाके इसने जो है पेशावर जीत लिया, गौरी ने। अब ये क्या है कि मुल्तान और पेशावर को ये जीत चुका है, तो अब यहाँ से और भारत को जीतने में इसके लिए आसानी रहेगी, है ना। इस प्रकार की बात हमें मिलती है। तो ये तो एक बेसिक बात हुई गौरी के बारे में, ठीक है। उधर पृथ्वीराज जो था वो भी अपनी दिग्विजय नीति के तहत अपने जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उनको जीत चुका था, और अब पेशावर जैसे ही गौरी ने जीता तो पेशावर में आके और गौरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों की सेना की जो सीमा थी वो टच हो गई, और अब दोनों जो है एक दूसरे को बड़े ही तीखे अंदाज में देखने लगे, क्योंकि उस जमाने का दस्तूर ही ऐसा था कि बस जो जीता वही सिकंदर, ऐसी बात थी, मत्स्य न्याय वाली बात थी। मत्स्य न्याय में क्या होता है, बड़ी मछली जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, यानी कि जो पावरफुल है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे जो पावरफुल होगा, जो जीतेगा वो सिकंदर, जो जीतेगा वो राज्य उसका, ऐसी बात थी। तो पृथ्वीराज भी यही चाह रहा था कि मैं गौरी को पराजित कर दूं, गौरी चाह रहा था कि मैं जो पृथ्वीराज को पराजित कर दूं, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि 1186 के बाद और 1190 से के बीच में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में अनेक झड़पें हुई, है ना, जिनकी हमें, जैसा मैंने अभी बताया, विभिन्न ग्रंथ विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं कि विभिन्न बार जो है इनके बीच में झड़प हुई थी। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्लैक पेन से लिखता हूँ कि 1186 से लेकर 1190 ईस्वी के मध्य कई किताबें ये 92 में लिखती हैं, 1192 के मध्य, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी ने 1190 लिखा है स्पष्टली, ठीक है। तो मैं 1190 लिख रहा हूँ क्योंकि गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक ऑथेंटिक मानी जाती है, उसका जो रेफरेंस है वो हम हाई कोर्ट में भी लगाते हैं, ठीक है। तो सॉरी 1190 ईस्वी के मध्य गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य अनेक झड़पें होती हैं, अनेक छोटी छोटी झड़पें होती हैं, अनेक छोटी छोटी झड़पें होती हैं, है ना। जैसे जिनकी जानकारी निम्न ग्रंथ देते हैं, जिनकी जानकारी निम्न ग्रंथ देते हैं। जैसे देखो क्या क्या जानकारी देते हैं ये ग्रंथ हमें, तो सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ से भी सवाल बनते हैं ना, इन ग्रंथों को अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले 1 नंबर पे, तो नयन चंद्र सूरी का महाकाव्य, है ना, नयन चंद्र सूरी का जो है महाकाव्य, जो है नयन चंद्र सूरी का महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। वो हम्मीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ये लिखते हैं कि 7 बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने और गौरी को पराजित किया था, है ना। नयन चंद्र सूरी क्या कहते हैं, नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, है ना, नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, ठीक है। इसमें 7 बार जो है गौरी पराजित हुआ, है ना, 7 बार गौरी पराजित होने की बात मिलती है ना, 7 बार गौरी पराजित हुआ, ऐसा लिखा मिलता है ना, 7 बार गौरी पराजित हुआ। दूसरी बात मैं बताऊं यहाँ पे, चंद्रवली भट्ट का जो ग्रंथ है, चंद्रवली भट्ट का एक ग्रंथ है, चंद्रवली भट्ट का सॉरी पृथ्वीराज प्रबंध,
पृथ्वीराज प्रबंध नाम से एक पुस्तक लिखी थी चंद्रवली भट्ट ने। इसमें लिखा है कि गौरी जो है 8 बार जो है पराजित हुआ था। ठीक है, 8 बार पराजित हुआ था। इसके अलावा विद्यार्थियों में यहाँ पे बात करूं तो एक और नाम मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है हमें राजशेखर का। राजशेखर ने एक पुस्तक लिखी थी प्रबंध कोश, है ना। राजशेखर का प्रबंध कोश। राजशेखर का प्रबंध कोश क्या कहता है कि पृथ्वीराज ने इसको जो है 20 बार पराजित किया था। कितनी बार? 20 बार पराजित करने के बाद जो है राजशेखर लिखते हैं प्रबंध कोश में। सॉरी। उसके अलावा हम चंद्रवरदायी की बात लिख सकते हैं। चंद्रवरदायी का जो है पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि 21 बार जो है पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसको? गौरी को। ठीक है। अभी कट नहीं रहा होगा विद्यार्थियों, यदि कट जाए तो मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पे आप लिख लेना। ठीक है। चंद्रवरदायी हो गया। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, चलो 2 नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक नाम तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा। जो है चंद्रशेखर की बात हम लिख देते हैं। चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर ये खैर बाद का इतिहासकार है। ये इतिहासकार क्या, कवि टाइप का था। चंद्रशेखर का जो सुरजन चरित्र है, सुरजन चरित्र, है ना, आपको पता हो। सुरजन जो था ये बूंदी का हाड़ा शासक था, जो कि अकबर के समकालीन था। अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी। अकबर ने अपने दरबार में तंबूरा बजाने की इजाजत दी थी सुरजन को। तो सुरजन का दरबारी कवि था चंद्रशेखर, यानी कि 16वीं सदी में जाके ये हुआ है। लेकिन कब की बात रहा है? पृथ्वीराज चौहान की, यानी 12वीं सदी की बात लिख रहा है। ठीक है। ये भी क्या कह रहा है कि 21 बार की बात ये भी लिख रहा है। 21 बार जो है गौरी को पराजित किया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। ठीक है। अब मैं बात लिखूं विद्यार्थियों, एक 6ठे नंबर पे और लिख देता हूं। मेरुतुंग का ग्रंथ है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि के अनुसार जो है 23 बार जो है गौरी को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। विद्यार्थियों यहां से सवाल बन सकता है, ये संख्या तो पूछें नहीं पूछें, लेकिन ये जो रचनाकार और रचना का नाम जो है आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस प्रकार का सवाल भी बन सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय के जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, या गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे उसकी जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। तो इस प्रकार से सवाल यहाँ से जो है बन सकता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जो है इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अगली बात करता हूँ। फिर हम जो है अब हम हेडिंग जमाएंगे तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, उसमें सारी बातें कर लेंगे अब। ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये लो मैंने मिटा दिया। और अब हेडिंग जमा दीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि एक बहुत बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध ने कहीं न कहीं भारत में और मुस्लिम सत्ता की स्थापना का जो मार्ग था वो लगभग प्रशस्त कर दिया था, एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जो है आप इनको हरा सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध। देखो अब हेडिंग डालते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, ये होता है 1191 ईस्वी में। ठीक है। अब क्या हुआ मैं बताऊं आपको। अभी जो मैंने घटना लिखी कि इतनी बार पराजित किया, इतनी बार पराजित किया 1190 से पहले, तो विभिन्न घटनाएं हैं, लेकिन कब कहाँ लड़ाई हुई, किस सन में लड़ाई हुई, ऐसे कोई एग्जैक्ट डेट कोई नहीं देता।
एक घटना मिलती है 1189 की, सॉरी 1189 की विद्यार्थियों की घटना मिलती है, और उस घटना में जो गौरी है वो भटिंडा तक आता है और भटिंडा पर अधिकार कर लेता है, और पास में तबर हिंद का किला था उसको ये जीत लेता है। जीत कर और एक अपना एक सेनापति जियाउद्दीन तुगलकी को नियुक्त करके सेना के साथ 10-12 हज़ार के सैनिक रख देता है, और वो वापस गौर प्रदेश चला जाता है, गजनी में चला जाता है। पीछे से जब पता चलता है पृथ्वीराज तृतीय को, तो पृथ्वीराज तृतीय एक विशाल सेना लेकर और ये अजमेर से निकलता है भटिंडा की ओर। ऐसा मिनाजुद्दीन सिराज सिराज नहीं, फरिश्ता कहते हैं। लेकिन ये तराइन यहाँ पे भटिंडा में पहुंचता उससे पहले ही भटिंडा के पास एक गांव पड़ता है तराइन, वहां तक ही पहुंचा था कि उधर से गौरी भी आ गया पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, है ना। और इस प्रकार दोनों के मध्य में और तराइन नामक स्थान पर, जो कि भटिंडा के पास में एक गांव है, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, वहां पे इन दोनों के मध्य में एक घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अंततः पृथ्वीराज तृतीय की जो है जीत हुई और गौरी घायल होके भाग जाता है ना। और जब भाग रहा था तो वापस जाते समय जो जम्मू का एक शासक था, शासक का नाम नहीं लिखा गोपीनाथ शर्मा जी ने, लेकिन इतना लिखा है कि जम्मू के शासक ने और गौरी की जो है सहायता की थी, आपातकालीन सहायता की थी, जिससे गौरी को काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई थी, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। काफ़ी टाइम हमने ले लिया है, शायद ठीक ठाक टाइम हो गया है ना। तो सॉरी, मैं इस बात को लिख देता हूँ। देखो क्या होता है, 1189 ईस्वी में, 1189 ईस्वी में मोहम्मद गोरी 1189 में मोहम्मद गोरी भटिंडा व तबर-ए-हिंद पर अधिकार कर लेता है। पर अधिकार करके पूरी बात लिख देते हैं यहीं। अधिकार करके अपने एक सरदार जियाउद्दीन तुगलकी को, अपने एक सरदार जियाउद्दीन तुगलकी को भटिंडा का प्रशासक नियुक्त कर वापस गजनी लौट जाता है। है ना। वापस क्या होता है, गजनी लौट जाता है। भटिंडा पे ये जो नाम है जियाउद्दीन तुगलकी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था, इसने गौरी ने किया था। कब की बात है, 1189 की बात है। विद्यार्थियों, ये जो नाम है इसको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये सूचना मिली पृथ्वीराज तृतीय को, तो पृथ्वीराज तृतीय अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि चलो लड़ते हैं। गौरी की क्या हिम्मत है कि वो भटिंडा पर अधिकार कर लेगा, हमारे पास में जो जगह है उस पर अधिकार कर लेगा। तो इधर पृथ्वीराज तृतीय बड़ी विशाल सेना लेकर और निकल पड़ता है। इसकी सूचना उधर गौरी को भी लग जाती है, तो गौरी भी अपने प्रदेश गजनी से निकल लेता है, और दोनों भटिंडा पहुंचने से पहले तराइन नामक स्थान पे आमने सामने होते हैं, और वहां पे युद्ध होता है, और उसमें गौरी पराजित होता है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक पेन से कि इसकी सूचना पृथ्वीराज थर्ड को मिलते ही पृथ्वीराज थर्ड को मिलते ही पृथ्वीराज
सेना लेकर बठिंडा की ओर रवाना होता है। बठिंडा की ओर रवाना होता है ना, बठिंडा की ओर रवाना होता है। पृथ्वीराज की सूचना गौरी को मिलने पर गौरी भी बठिंडा की ओर आता है ना। पृथ्वीराज की सूचना गौरी को मिलने पर पृथ्वीराज की सूचना गौरी को मिलने पर गौरी भी बठिंडा की ओर आता है। बठिंडा की ओर आता है। इस प्रकार दोनों बठिंडा के पास तराइन, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, तराइन बठिंडा के पास में ही है, तराइन में आमने सामने होते हैं। ठीक है, तराइन में क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वीराज का जो सेनापति था गोविंदराज तोमर, वो गौरी को पराजित करता है और घायल कर देता है। और कुछ किताबें तो ये लिखती हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के जो सैनिक थे वो गौरी को कैद भी कर लेते हैं और अजमेर ले आते हैं। कुछ दिनों तक अजमेर में इसको रखते हैं, वहाँ पे इसका इलाज भी करवाते हैं। युद्ध में जो घायल हुआ था, तीर वीर लग गए थे, तो कहते हैं कि इलाज भी करवाया और जब ये ठीक हो गया तो इसको छोड़ दिया गया, ये गजनी आ गया। लेकिन कुछ किताबें ये लिखती हैं कि गौरी जब घायल हुआ तो गौरी का एक सैनिक इसे घोड़े पे बिठा के युद्ध मैदान से बाहर ले गया, है ना। ये बात हम लिखेंगे, एक ही बात लिखेंगे, ये बात नहीं लिखेंगे हम। बस देखो, आखिरकार गौरी भारत से गजनी गया वापस, है ना, तो हम जाने की बात लिखेंगे सीधा ही, वो बात नहीं लिखेंगे कि पृथ्वीराज ने इसे कैद किया था। बस मैंने एज ए नॉलेज के रूप में आपको बता दिया है। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे रेड पेन से लिखना चाहूंगा। 1191 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। वे पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज तोमर पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज तोमर ने गौरी को युद्ध मैदान में घायल किया। गौरी का एक सैनिक गौरी को मैदान से बाहर ले गया। गौरी का एक सैनिक गौरी को युद्ध मैदान से बाहर ले गया। ठीक है, इस प्रकार से तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय ने जीता, है ना। इस प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध, इस प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध जो कि कब लड़ा गया, 1191 में पृथ्वीराज ने जीता। ठीक है, यह पृथ्वीराज की अंतिम विजय भी थी।
आप लिखना चाहें तो लिख लेना। यह है पृथ्वीराज की अंतिम विजय थी। ठीक है। लौटते हुए गौरी की जम्मू के शासक ने कुछ सहायता की थी, ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। लौटते समय गौरी की जम्मू शासक ने कुछ सहायता की थी, कुछ सहायता की थी। ठीक है, कुछ सहायता की थी। ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब पृथ्वीराज जो है वापस भटिंडा जाता है और भटिंडा को जीतता है। और ये जो था गौरी का जो जियाउद्दीन तुगलकी था, इसको जो है कुछ लोग कहते हैं कि इसको वहीं मार दिया था पृथ्वीराज तृतीय ने, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको बंदी बना के अजमेर लाया गया और कुछ धन देकर इसे छोड़ दिया, तो यह गजनी आ गया, है ना। अब सत्य क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन किताबें दोनों ही बात लिखती है ना। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पृथ्वीराज तराइन जीतने के बाद पृथ्वीराज, है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा तराइन जीतने के बाद पृथ्वीराज भटिंडा भी जीतता है, भटिंडा को भी जीतता है, भटिंडा को भी जीतता है। ठीक है, भटिंडा को भी जीतता है। जियाउद्दीन तुगलकी को अब क्या लिखें यहाँ पे? जियाउद्दीन तुगलकी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि जियाउद्दीन तुगलकी को जो है इसने बंदी बनाया, अजमेर ले गया और फिर धन देकर छोड़ दिया, ना। ठीक है, क्योंकि ये जो BL गुप्ता और पेमाराम जी की पुस्तक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, प्रोफेसरों के माध्यम से लिखी गई है, कोई गाइड पुस्तक नहीं है, रेफरेंस पुस्तक है। तो मैं उसी का नाम, उसमें जो लिखा है वो बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जियाउद्दीन तुगलकी को कैद किया, अजमेर लाया, वे कुछ धन देकर छोड़ दिया, कुछ धन देकर छोड़ दिया, है ना। यह वापस गजनी गया, यह वापस गजनी गया। तो ये थी कहानी प्यारे विद्यार्थियों हमारे तराइन के प्रथम युद्ध की। आप इसे उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने ले लिया होगा। और ये थी हमारे पूरे तराइन के प्रथम युद्ध की कहानी। विद्यार्थियों काफ़ी पूरी अच्छी लगी होगी आपको, पूरी कहानी है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको याद करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। जैसा जो सभ्यता में दिक्कतें आ रही थी, बड़ी ही रट्टू थी, कोई तारतम्यता नहीं थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा एक कहानी फॉर्मेट है पूरा, ना, अच्छे से एकदम याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ के और तराइन का इसको पूरा करके और हम अगले शासक हम्मीर पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं वो कॉर्नर में जो नंबर देख रहे हो उस नंबर पे आप मेरे से संपर्क करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप का जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी आप जो है क्लिक करके और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।